A very good morning dear students. How are you all बच्चों? I hope आप सभी सिंसियरली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। बेटा बहुत खुशी होती है कि जब आप हमारी बात मानते हैं, जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देती हूँ वीडियो लेक्चर में या फिर आपके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या मैं आपको फ़ोन करके जो बता रही हूँ आप वो चीज़ फॉलो भी कर रहे हैं। हैप्पी टू सी दैट। लेकिन बेटा साथ के साथ रिविज़न ज़रूर करनी है। जो आपके पहले वाले चैप्टर्स हैं उनको आप एज इट इज़ नहीं छोड़ेंगे, 3-4 दिन में आपको उनको भी रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो आप साथ साथ कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले वाले चैप्टर्स हैं उनको भी हम डे बाय डे रिवाइज करेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या आप फोन कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने बेटा इन लास्ट lecture we have completed our chapter biotechnology basic principle and processes। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी यूनिट का सेकंड चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखिए लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से हम एक इंडिविजुअल का जीनोम मॉडिफाई कर रहे हैं बाय इंसर्टिंग अ फॉरेन जीन। यही कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं जिसके जीनोम को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमने टेक्निक्स यूज की थी मॉडिफाई करने के लिए जीनोम को, उनका यूज कहाँ कहाँ है। समझ में आ रही बात? जो नया ऑर्गेनिज्म बना है हमारा, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है, तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है किस किस फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी या जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी नया फील्ड इमर्ज होता है, कोई भी नई स्ट्रीम इमर्ज होती है, तो उसके कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, तभी हम उसको यूज कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक नई डिस्कवरी हो गई, नया इन्वेंशन हो गया, उसका कोई ह्यूमन बेनिफिशियल, उसके ह्यूमन यूज के लिए कुछ है ही नहीं। हम जो भी चीज़ हम नई बनाते हैं तो हम माइंड में ये चीज़ रखते हैं कि हम उसको अपने बेनिफिट के लिए, ह्यूमन उसको जो अगर इन्वेंट कर रहा है तो अपने बेनिफिट के लिए वो कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकता है। तो इसी तरह से जब बायोटेक्नोलॉजी एक इमर्सिंग फील्ड आया था, जब इसको इमर्स किया गया, जब नया ये फील्ड आया था, तो ये ध्यान में रखा गया कि कहाँ कहाँ ह्यूमन के केस में, नॉट ओनली इन ह्यूमन, अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, एनिमल्स की बात कर रही हूँ, तो उनके केस में भी हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, देखिए बहुत से मेन जो हमारे पास आजकल हमारा जो प्रॉब्लम है दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो आज भी बहुत लिमिटेड है। मानते हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, तो रिसोर्सेज की सप्लाई समझ लीजिए या उसकी जो पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको समझ लीजिए। उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जो रिसर्च है वो चलती ही जा रही है। ठीक है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में भी हमने क्या किया कि अगर जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, अगर उसमें किसी तरह के कोई डिसऑर्डर्स कोज हो रहे हैं, डिसीज कोज हो रहे हैं, उनको क्योर करने के लिए या हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो पॉपुलेशन है उनमें सभी की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो इजीली हो सके। जैसे हमने पढ़ा कि हम क्या कर रहे थे, लास्ट हमने चैप्टर में पढ़ा कि हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने डिजायर्ड नए प्रोटीन बनाने के लिए हम डिफरेंट एंजाइम्स को चेंज कर रहे हैं या हमारे एंजाइम्स हैं उनका न्यू प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर जैसे अगर मैं बात करूँ, बहुत प्रैक्टिकल हम चीज़ देखते हैं, आप सुनते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन, है ना। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन क्या होता है, बंद हो जाता है काम करना, या उसका जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट हो गया है, रुक गया है। तो क्या किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, आउटसाइड, बाहर से इंसुलिन की सप्लाई की जाती है। तो जो वो आउटसाइड इंसुलिन बना है, वो आर्टिफिशियल इंसुलिन बना है, वो भी हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू बना है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नॉट ओनली इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड, सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात नहीं करते हम, इसकी जो अप्रोच है, इसकी जो बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं आज के टाइम में वो हर फील्ड में आप देख सकते हैं। ठीक है, मेनली अगर मैं बात करूँ कि भाई बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड आई किस लिए आई, मेनली वो इसीलिए आई कि बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन में आप समझ सकते हैं कि नई नई
डिसऑर्डर्स कोज हो रहे हैं, ठीक है, मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ऐसा फील्ड बनाया गया, कुछ ऐसा स्ट्रीम इंट्रोड्यूस किया गया कि इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपके एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है, आपके मेडिकल फील्ड में भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि भाई पहले लैबोरेटरी स्केल पे इसको किया गया, फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको किया गया, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका कमर्शियलाइजेशन करना था हमें, ठीक है, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है उनको सेपरेट किया गया। अगर कोई हमने प्रोटीन बनाया है तो उसको प्योरीफाई कर रहे हैं और फिर उसको हम सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो फूड प्रोडक्ट्स की बात करूँ मैं, अगर मैं आपके फ्रूट्स की बात करती हूँ, अगर मैं आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करती हूँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम इसका यूज़ देख सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। तो हम वन बाय वन इस चैप्टर में अब इसका यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, टुडे वी विल स्टडी इट्स एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया और क्या ऐसी प्रॉब्लम थी या फिर क्या ऐसी चीज़ें रही थी कि जिसके कारण हमें अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो हम बहुत पहले की बात करते हैं, बहुत प्रीवियस ईयर्स की। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी थी, ठीक है, लेकिन जो प्लांटेशन है या मैं बोलूँ प्रोडक्शन जो हो रहा है फूड ग्रेन्स का, वो उतनी स्पीड से नहीं हो रहा था, ठीक है। इट इज़ समवट अराउंड 20th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, तो जो फूड प्रोडक्शन है वो उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा जितनी स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो अब ऐसा क्या किया जाए, हम ऐसे क्या मेथड्स एडॉप्ट करें कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाए, जो हमारे फूड ग्रेन्स की सप्लाई है वो फुलफिल हो जाए। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी तो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड थे, वो किस में कन्वर्ट होने लगे बच्चों? हैबिटेट्स में। दैट मीन्स डोमेस्टिकेशन की तरफ बढ़ने लग गए, ठीक है। जो रूरल एरियाज थे दे वर शिफ्टेड टू द अर्बन एरियाज। भाई जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे, तो आपको क्या चाहिए? स्पेस भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। जब स्पेस चाहिए, लैंड चाहिए, तो जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, एग्रीकल्चर है, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? रोड्स बना दी गई वहाँ पे, ठीक है, या हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर दिए गए। तो इस कारण से भी क्या हुआ, जब स्पेस कम होने लगा तो उससे क्या हुआ? वेजिटेशन जो है वो भी कम हो गई, ठीक है। तो जो फूड ग्रेन्स थे उनकी भी जो अबंडेंस थी पहले, वो धीरे धीरे घटती चली गई। तो अब ये कुछ कारण रहे कि जिसकी वजह से धीरे 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 एक डिक्लाइन आ गया किसके अंदर? फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। लेकिन जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है उनको उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा हम मेथड अडॉप्ट करें, कुछ ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें कि उनकी जो फूड सप्लाई है वो कंप्लीट होने लग जाए। उनको हम क्या कर दें? डिमांड जो आ रही है लोगों की उसको क्या करें? फुलफिल करें, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। तो जो पहला है, हमने क्या किया? अपनी क्रॉप्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करने लगे? सबसे पहला जो एग्रीकल्चर मेथड थे, दे वर बेस्ड ऑन केमिकल बेस्ड मेथड्स। केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या कर रहे थे, या हम कंबाइनली इसको क्या कहते हैं बेटा? एग्रोकेमिकल बेस्ड। एग्रोकेमिकल का क्या मतलब है? यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। केमिकल्स का यूज करना किसमें? एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो कहलाता है एग्रोकेमिकल, ठीक है। कैसे यूज कर रहे हैं? देखो, जब मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो क्रॉप्स में क्या हुआ कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ऐसी भी चीज़ें थी कि जो फील्ड की हमारी क्रॉप्स थी वो इंसेक्ट्स के थ्रू डैमेज हो रही थी। जितना हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे उतनी यील्ड हमें नहीं मिल रही थी, जितने सीड्स हमने फील्ड
आपके जो क्रॉप प्लांट्स है उसको प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट नहीं मिल रही, वाटर नहीं मिल रहा था, ठीक है, ये भी कुछ कारण थे। तो अब इन चीज़ों को खत्म करने के लिए हमने केमिकल्स का सहारा लिया, ठीक है। केमिकल्स का जब हम यूज करने लगे तो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, वी वर यूजिंग इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेस्ट को किल करने के लिए हम क्या यूज करने लगे, पेस्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या यूज किया, वी स्टार्ट यूजिंग वीडीसाइड्स, ठीक है। साइड का मतलब होता है बच्चों टू किल, ठीक है। यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को किल कर सके, उन अनवांटेड प्लांट्स पे अटैक कर सके, हमारे क्रॉप प्लांट्स को अटैक ना करे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पेस्ट्स को किल करने के लिए, दूसरा इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हमने क्या किया, केमिकल्स का सहारा लेने लगे, हम केमिकल्स को यूज करने लगे, ठीक है। इसके अलावा वी वर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखिए सोइल जब आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम सोइल से ही जो प्लांट है सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये केमिकल्स तो हम यूज कर ही रहे थे और इसके साथ साथ हम न्यूट्रिएंट्स भी देने लगे सोइल को, प्लांट्स को, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा, पर्टिकुलर जो आपके न्यूट्रिएंट है, जैसे फॉस्फेट का फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, ठीक है। पोटेशियम हो गया, किसी प्लांट को पोटेशियम की ज्यादा नीड है तो उस पोटेशियम को फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो फर्टिलाइजर आते हैं वहाँ पे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इस तरह के फर्टिलाइजर्स आते हैं, ये केमिकल्स ही तो हैं जो हम यूज कर रहे थे प्लांट्स में, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड का क्या मतलब है, केमिकल्स को यूज करना एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। तो ये जितने भी हम चीजें यूज कर रहे थे ये हमारे धीरे धीरे हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने लगी, ठीक है। कुछ टाइम तक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट देयर आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आने लगे, ठीक है। क्या ड्रॉबैक्स आने लगे कि जो हम केमिकल्स यूज कर रहे थे वो हमारे क्रॉप्स को धीरे धीरे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या करने लगा, घटाने लगा, डिक्रीज करने लगा। सेकंड, जो ह्यूमन बींग्स हम डायरेक्ट जब फीड करते हैं प्लांट्स पे तो वो केमिकल्स कई बार क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी वॉश्ड थ्रू वाटर के थ्रू वॉश नहीं हो रहे और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या होने लगे, एक्यूमुलेट होने लग गए, ठीक है। सेकंड थिंग, जो हमारी सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी को ये केमिकल्स क्या करने लग गए, रिड्यूस करने लग गए। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई अब क्या करें, ये केमिकल्स तो क्या कर रहे हैं, हमें भी हार्म कर रहे हैं, हमारी सॉइल को भी हार्म कर रहे हैं और हमारे जो प्लांट्स हैं उसकी भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को डाउन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें ऐसा, अब सेकंड जो हमारा अगर हमारे पास कुछ था तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हम इसमें क्या कर रहे थे, इन केमिकल्स का यूज करके हम क्या कर रहे थे, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये केमिकल्स क्या कर रहे थे, ह्यूमन बॉडी को हार्म कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टेप लिया, अब सेकंड जो हमारे पास आया दैट वाज ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे हैं हम। जो सेकंड हमारा इसके बाद हमारा जो चेंजेस आए वो क्या थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ क्या है बेटा, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हम केमिकल्स पे फीड ना करके हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करें। फॉर एग्जांपल योर मैन्योर, ठीक है। मैन्योर आपको अच्छी तरह पता है, खाद जो होती है बेटा वो किससे बनती है, हम प्लांट्स को ही क्या कर रहे हैं, उनको रोटन करके, उनको गलाकर, मॉइस्ट करके हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने फील्ड में क्रॉप्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज जैसे आपको वर्मी कंपोस्टिंग होती है, कंपोस्ट बनाते हैं आप नेचुरली और उसमें वर्म्स का यूज करते हैं ना, ताकि वो उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज करके जो मैन्योर है वो हम उसमें क्या करते हैं, आपको पता है फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है आपका, जो हम वर्म्स यूज करते हैं, ठीक है ना। अर्थवर्म को यूज करके हम क्या कर रहे थे, कंपोस्ट बना रहे थे और उस कंपोस्ट को फिर हम अपनी क्रॉप्स के लिए यूज कर रहे थे। तो ये जो मैन्योर हो गया, आपका ये कंपोस्ट हो गया, ये किस में आता है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है, ठीक है। दैट मीन्स नाउ वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन केमिकल्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, अब हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, अब हम नेचुरल मैन्योर का यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करने लगे, वी कैन शिफ्ट फ्रॉम एग्रोकेमिकल से हम किस पे आ गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ गए,
ठीक है। यहाँ जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करने लगे तो उसके साथ साथ देखिए हम फॉर एग्जांपल हमने कुछ हाइब्रिड वैरायटीज भी बनाई, ठीक है, कुछ हाइब्रिड वैरायटीज भी बनाई। फॉर एग्जांपल हमने दो जो सुपीरियर वैरायटी थी प्लांट्स को, उनको हमने क्या किया, मेटिंग कराई उनकी, और जो नए प्लांट बन के आए उनमें दोनों प्लांट्स की सुपीरियर क्वालिटीज थी, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस टेक्निक को भी हमने यूज किया कि इस तरह से हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है, यील्ड जो है प्लांट्स की इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी हाइब्रिडाइजेशन में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, जिसमें मैक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हरित क्रांति, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो आपके मेजर जो आपकी ग्रेन क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल योर व्हीट एंड राइस, मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फोल्ड्स इंक्रीज हो गया था, पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। समझ में आ रही बात? जब ये इंक्रीज होने लगा तो ये एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, नॉर्मन ई बार्लोग। नॉर्मन ई बार्लोग इन्होंने मैक्सिकन वैरायटी, व्हीट वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जिससे कि जो नई वो क्या थी, हाइब्रिड वैरायटी थी, जिससे व्हीट का प्रोडक्शन, आपके राइस का प्रोडक्शन जो था वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया था, ठीक है। इन आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि व्हीट की कौन कौन सी नई हाइब्रिड वैरायटीज थी और इसकी राइस की कौन कौन सी थी, सोनालिका, जया रत्ना, ये सारी थी, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई, ये हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड थी, प्लस इसमें हमने क्या किया, हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे थे कि भाई कोई, अगर मैं मान लो कोई इंसेक्ट जो है वो किसी एक दूसरे इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है, या कोई फ्लाइज है जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के लार्वा को, इंसेक्ट को किल कर रही है, तो हम उन फ्लाइज को यूज़ कर सकते हैं अपने क्रॉप फील्ड में, कि जो इंसेक्ट मेरी क्रॉप को डैमेज कर रहा था वो क्या करेगी, फ्लाई उसको खा लेगी, ड्रैगन फ्लाई होगी, उसको खा लेगी, जिससे कि मेरी क्रॉप जो है वो बच जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल वेपन्स हम यूज कर रहे थे, हम केमिकल्स पे डिपेंड नहीं थे। अब हमारे पास नेचुरल मेथड्स थे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। ये सारा आता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अब हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे वो क्या कहला रहा था, बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। जो हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज कर रहे थे, दैट वाज बायो इंसेक्टिसाइड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करने लगे, लेकिन इट वाज नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं था बेटा पॉपुलेशन की डिमांड को खत्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं थी जितनी डिमांड थी। तो अब क्या करें, अब हम कैसे उसको कवर करें? तो अब जो थर्ड टेक्निक यूज की गई, दैट वाज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसी क्रॉप्स बनाई जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड थी, ठीक है, जो कि जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम को मॉडिफाई कर रहे थे। समझ में आ रही मेरी बात? तो थर्ड जो हमने एग्रीकल्चर में थर्ड मेथड पे जो हम आए, दैट वाज यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? लेकिन जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए ये जो मेथड थे, ये क्या थे, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे थे, दे वर हाईली एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव थे। सेकंड थिंग, दे वर हार्मिंग द एनवायरनमेंट, मैंने बताया अभी सॉइल की फर्टिलिटी को भी खत्म कर रहे थे, ठीक है। या अगर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे दे विल ड्रेन आउट विद द वाटर के साथ कहाँ चले जाएंगे, रिवर में चले जाएंगे, वहाँ एक्वेटिक लाइफ जो है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम नए नए मेथड्स एडॉप्ट करने लगे, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटर मेथड था एज कंपेयर टू एग्रोकेमिकल्स, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जितनी डिमांड थी लोगों की फूड के लिए,
समझ में आ रही बात, ठीक है। प्लस फिर एरिया भी इतना नहीं था, फॉरेस्ट एरिया भी हमारे पास इतना नहीं रहा, या मैं कहूँ वेजिटेशन क्रॉप एरिया भी हमारे पास इतना नहीं रहा कि हम क्रॉप्स को वहाँ ग्रो कर सके। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से दोनों मेथड फेल हो गए। फिर जो थर्ड हमारा मेथड आया, अभी मैंने बताया आपको कि हम जीएम क्रॉप्स को यूज करके अपने एग्रीकल्चर में अपने यील्ड को, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई जीएम क्रॉप्स जो हम यूज कर रहे थे उनके क्या क्या एडवांटेज है, उनके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। थर्ड जो था जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, उसमें मैंने आपको बेसिक तो आपको पता ही है, हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि किस तरह से डीएनए को हम किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं और इसका नंबर जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपका होस्ट सेल है वो आपका माइक्रोब भी हो सकता है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और डिफरेंट मेथड्स होते हैं उस डीएनए को ट्रांसफर करने के, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम क्रॉप्स यूज कर रहे थे उनके क्या क्या एडवांटेजेस थे, ठीक है। तो पहला आता है इस सीरीज में कि जो बच्चों जीएम क्रॉप्स हमने बनाई, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने बनाई, वो जो प्लांट्स थे दे वर रेजिस्टेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। अबायोटिक स्ट्रेस से क्या मतलब है? अबायोटिक स्ट्रेस होता है बेटा, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक होते हैं आपके लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको पता ही है, लिविंग फैक्टर आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, या आपके क्या कहते हैं माइक्रोब्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर्स का क्या मतलब है? अबायोटिक मतलब टेम्परेचर, पीएच, मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा? टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, मॉइस्चर भी आ सकता है इसमें, ह्यूमिडिटी हो गया, तो ये सारे क्या है आपके, सोइल हो गई, ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉडिफाइड क्रॉप्स थे उनका मोर रेजिस्टेंट था, उनके अंदर मोर डिफेंसिव पावर थी, किसके लिए? इस तरह के स्ट्रेस के लिए, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो भी वो टॉलरेंट थे, ठीक है, रेजिस्टेंट शो कर रहे थे, तो भी वो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर सकते थे, ठीक है। अगर सॉइल का पीएच चेंज हो गया है, बहुत एसिडिक हो गई है, तो भी वो उस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही है वो क्रॉप्स, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर एयर में मॉइस्चर कम है या ज्यादा हो गया है, उस तरह की कंडीशंस को भी वो टॉलरेट कर रही है, ठीक है। अगर एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो भी वो उसमें सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्रॉप्स को इस तरह की पावर दे दी, रेजिस्टेंट दे दी, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन जीन फ्रॉम अनदर प्लांट या अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने ये किया और हमें क्या एडवांटेज हुआ, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है, अगर मैं सेकंड बेनिफिट की बात करती हूँ जेनेटिकली इंजीनियर्ड की, तो सेकंड आता है बेटा कि जो जीएम क्रॉप्स थी उनके पास अबायोटिक स्ट्रेस से तो वो लड़ ही रही थी, उसके अलावा देखिए जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते थे पहले, आफ्टर हार्वेस्टिंग जब हम स्टोर करते थे, तो जो फंगस है या एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी के कारण, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको बहुत जल्दी खराब कर देते थे, ठीक है, या फंगस लग जाता था, स्टोर नहीं कर पा रहे थे हम। तो यहाँ जो जीएम क्रॉप्स बनी, दे वर शोइंग टॉलरेंस या फिर दे वर इम्प्रूव्ड वैरायटीज which we can store for a long duration, ठीक है। तो ये किस तरह की थी, टू, या हम कह सकते हैं प्रिवेंट, इस तरह की जो क्रॉप्स थी दे प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। तो
इंसेक्ट उसको खराब नहीं कर रहा था। ठीक है, थर्ड चीज जो थी, इनकी जो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हो गई। समझ आ रही है आपको? ठीक है, देखिए जब पहले हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे तो वो क्रॉप्स क्या करती थी, सॉइल से सारी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेती थी और उस पूरे न्यूट्रिएंट्स को यूज भी नहीं कर पा रही थी। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन जो जीएम क्रॉप्स थी उनकी न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई कि वो कम अमाउंट का ही न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं सॉइल से, लेकिन उसी को यूज करके जो प्रोडक्ट है हमारा वो सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा है। ठीक है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स की यूज करने की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो गई, यहाँ बढ़ गई। इसके पीछे क्या बेनिफिट होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है मेंटेन रहेगी, ज्यादा टाइम तक हम उसी सॉइल को यूज कर पा रहे थे। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, रेजिस्टेंट तो एबायोटिक स्ट्रेस से तो थी, ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो थी, ठीक है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो थी हमारी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। किसके थ्रू? जीएम क्रॉप्स के थ्रू। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बच्चों ये कुछ एडवांटेजेस थे जीएम क्रॉप्स को यूज करने के लिए, यूज करने के कि जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई उनके क्या क्या बेनिफिट्स थे ओवर नेचुरल जो हमारी नॉर्मल जो क्रॉप्स प्रेजेंट होती है उनमें। ठीक है, समझ में आने का। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अभी मैंने एग्रीकल्चर की बात की है तो एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है, कौन कौन से ऐसी जीएम क्रॉप्स है जो हमें डेवलप करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। नहीं हुआ है सो प्लीज टेक्स्ट मी, मैसेज भी कर सकते हैं आप, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।